मैंने सभी विभागों की बैठक की। एक व्यवस्था ऐसी चली आ रही थी जिस व्यवस्था को बदलने की जरूरत थी। शिक्षा में जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे, गांव के बच्चे पढ़ते थे, आम स्कूल के बच्चे पढ़ते थे, उनकी शिक्षा का जब अध्ययन किया गया तो 5वीं का बच्चा भी दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता था। और 2021 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, पूरे देश में क्वालिटी एजुकेशन के मामले में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। हमें फैसला ये करना था, 21वें स्थान पर ताली नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि 21वें स्थान पर हम जब पहुंचे तो इसका मतलब है कि जो हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गांव के परिवारों के बच्चे हैं, उन्हें हम गुणात्मक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अब शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए? पढ़ाने वाले टीचर अच्छे हैं, लेकिन मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़कर आया हूं। मैं भी एक आम परिवार से उठकर, आप जैसे परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। और मैं जानता हूं उस समय जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ाई होती थी, आज भी पढ़ाई होती थी, लेकिन कई कारणों में आज शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। कर्नल धनीराम शांडिल जी ममलीक से पढ़े हुए हैं, ये भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, कर्नल की पदवी प्राप्त की, देश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजेश शर्मा जी है, आज डायरेक्टर सर्व शिक्षा अभियान है। गहराई से अध्ययन किया गया और हमें फैसला लेना था। हम स्कूल तो हर जगह खोलते हैं, नोटिफिकेशंस भी करते हैं, क्या उन बच्चों को हम सही शिक्षा दे रहे हैं जिन बच्चों को पर हमारे माँ बाप ने बड़ी आशा लगाई? और हमने शिक्षा का बदलाव करना शुरू किया। 3 डायरेक्टरेट हुआ करते थे, प्राइमरी एजुकेशन का डायरेक्टरेट अलग, एलिमेंट्री का अलग, सेकेंडरी का अलग, और पूरा साल हम ट्रांसफर में ही व्यस्त रहते थे, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में। और तकरीबन पूरा अध्ययन करने के बाद पता लगा कि 1000 टीचर तो सिर्फ ट्रांसफर में रहते, स्कूल में जा ही नहीं पाए, क्योंकि ट्रांसफर के डेज इतने होते हैं कि वो ज्वाइन ही नहीं कर पाते। इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव आने से पहले ही 600 स्कूल और खोल दिए। उसमें कोई अध्यापक की नियुक्ति नहीं की। क्या कहा कि चुनाव आ रहे हैं, जिसने जो मांगा उसको वो दे दिया। मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप किसी प्रकार के लालच में नहीं आए, आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार को चुना। आज तक किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि गुणात्मक शिक्षा लाने के लिए हमें कड़े से कड़े फैसले करने पड़े। हमने कड़े फैसले करने का निर्णय लिया। हमने कहा पहले हम अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो स्कूल राजनीतिक आधार पर खोले थे, उन्हें हमने ना खोलने का प्रयत्न किया, और हमने वो खोलने के जहां नीड थी उसको कोशिश हम कर रहे हैं। आज क्या हालात है? 3 साल के राजनीतिक फैसलों के बाद आज शिक्षा के स्तर में, जब पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा के स्तर का आकलन आंका गया, तो हम पूरे देश में असल की रिपोर्ट में जो शिक्षा के स्तर को नापने वाली रिपोर्ट होती है, 21वें स्थान से छलांग लगाकर 5वें स्थान पर पहुंचे। अभी ये शुरुआत है। अब गांव के स्कूल के बच्चों को और आम स्कूल के परिवारों के बच्चों में विश्वास कैसे पैदा होगा, कैसे भविष्य की चुनौतियों का उनका सामना करना है। तो एक नीतिगत बदलाव किया गया कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे, और धीरे धीरे पूरे हिमाचल प्रदेश की शिक्षा के स्तर को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में बदला जाएगा। मुझे खुशी है कि हमने उसका पर काम करना शुरू किया। और जो ममलीक स्कूल का आज मैं फाउंडेशन रखने आया हूँ, जो कर्नल धनीराम शांडिल जी की देन ममलीक स्कूल से जो पढ़कर है, आज राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का कार्य शुरू किया। ये ऐसे स्कूल होंगे जहाँ आम परिवार के बच्चे पढ़ेंगे, किसान के बच्चे पढ़ेंगे, और जब पढ़कर जाएंगे +2 या 10th के बाद पढ़कर जाएंगे, उनमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का साहस होगा। और निश्चित रूप से वो जिस भी जगह जाएंगे
वो पढ़कर कुछ महसूस करेंगे कि हम आज इस जगह सेलेक्ट होकर आए हैं, स्कूल से पढ़कर आए हैं। अभी आधारशिला रखी है और आने वाले समय में आप देखेंगे, आने वाले 5 सालों में पूरा शिक्षा का स्तर पूरे प्रदेश में हम बदलने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार की ये प्रथम प्राथमिकता है, इसलिए हमने शिक्षा के बजट में बहुत अधिक बढ़ोतरी की है। और अब हम पहले चरण में 100 सीबीएसई स्कूल खोलने जा रहे हैं, ताकि बच्चे जो सीबीएसई स्कूल की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, जिसमें से पूरे गवर्नमेंट स्कूल होंगे, ये सरकारी स्कूल होंगे, इनको सीबीएसई के स्तर का बनाया जाएगा और प्रत्येक स्कूल में सभी प्रकार के जो कोर्सेज है उसको शुरू किया जाएगा। कोई भी टीचर की कमी नहीं रखी जाएगी और इस प्रकार के 100 स्कूल अगले एकेडमिक सेशन से कार्य करना शुरू कर देंगे। इनके लिए टीचर का अलग से कैडर बनाया जाएगा और स्कूल का अलग से ड्रेस कोड होगा और सभी प्रकार की सुविधा उन बच्चों को होगी। और दिन का खाना हिमाचल प्रदेश की सरकार राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में भी उपलब्ध करवाएगी और सीबीएसई स्कूल में भी उपलब्ध करवाएगी। ये पहले स्तर के हैं, इसलिए शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव करके हम शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में पहले 3 स्थानों पर आने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में हमें सफलता मिल रही है। आपने देखा, हमें आत्मविश्वास की कमी कहाँ है? जब प्राइवेट स्कूल में एक बच्चा जाता है, उस बच्चे को पहली कक्षा से इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करवा दी जाती है। हमने इस बार शिक्षा के क्षेत्र में पिछले वर्ष से पहली कक्षा से जो भी बच्चे पढ़ने सरकारी क्षेत्र के स्कूल में जा रहा है, इंग्लिश की शुरुआत करवा दी गई है और सीबीएसई स्कूल में सारा पाठ्यक्रम इंग्लिश के माध्यम से ही पूरा किया जाएगा। दूसरा क्षेत्र माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब के विभाग का, हमारा पूरे प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज है, 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। हर जगह हमने सीएससी खोली है, हर जगह जोनल हॉस्पिटल खोले हैं, हर जगह पीएससी खोली। हॉस्पिटल अपग्रेड भी कर दिए जाए, लेकिन अगर वहां डॉक्टर और आपका रोग का पता लगाने वाली डायग्नोस्टिक लैब नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप एंटीबायोटिक खा सकते हो, लेकिन आपके इलाज के लिए कौन सी मेडिकल टेक्नोलॉजी चाहिए? और जब आप गंभीर रूप से बीमार होते हो, उस समय आप ये देखते हैं कि मेरी जान बच जाए, कितना जो भी पैसा है मैं उस पर लगा लूं। शिमला का आईजीएमसी प्रीमियम हॉस्पिटल है, बहुत आशा होती है कि फटाफट हम आईजीएमसी चले जाते हैं। वहां मेडिकल टेक्नोलॉजी कितने साल पुरानी है? जो हमारे एक्सरे के लिए मशीनें हो 15-15 साल पुरानी है। आज के सूचना क्रांति के युग में 15 साल मशीन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। एमआरआई की मशीन 19 साल पुरानी है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हिमाचल प्रदेश में के किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? मैं ये बात आपको इसलिए कहना चाहता हूँ, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने इन क्षेत्रों की तरफ सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने के ध्यान को और ध्यान दिया, टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान नहीं दिया। बड़ी बिल्डिंग बना दी, मरीज उसमें 10 ही आ रहे हैं, डॉक्टर भी 2-3 हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? आप वहां दिखाते हैं और उसके बाद आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है कि आप इस हॉस्पिटल में जाएं। उस हॉस्पिटल के बाद आपको फिर दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है कि आप पीजीआई जाएं। पीजीआई पहुंचते पहुंचते उसकी बीमारी बहुत बड़ी बन जाती है। अगर आपके रोग का शुरू में ही पता चल जाए तो आपका रोग जो है शुरू में पता लगने के बाद उसका इलाज तुरंत प्रभाव से किया जा सकता है। इस बार हमने अपने बजट से 3000 करोड़ रुपए का मेडिकल टेक्नोलॉजी और डॉक्टरों की नियुक्ति के संदर्भ में हमने आगे कार्य शुरू किया। सबसे पहले हमने 5 मेडिकल कॉलेज को चुना है और हमने ये कहा है कि जो टेक्नोलॉजी एम्स में आएगी दिल्ली में, जो इंडिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है, वही टेक्नोलॉजी आपकी आईजीएमसी शिमला में आएगी, सोलन में आएगी। और इस दृष्टिकोण से प्रथम चरण में हमने रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की, जिसमें कई राज्य अभी पीछे। हमने सभी मेडिकल कॉलेज के लिए रोबोटिक सर्जरी के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जिसमें से 2 रोबोटिक सर्जरी आईजीएमसी शिमला और टांडा में शुरुआत कर दी गई है। इसके अलावा हाई एंड
जो लेबोरेटरी है, स्मार्ट लैब है, अभी आप टेस्ट करवाते हैं, ब्लड ले लिया जाता है, 4-5 शीशी में भर दिया जाता है, फिर उसकी रिपोर्ट शाम को 4-5 बजे आती है। वो पुराना तरीका चला हुआ है। फिर अगले दिन रिपोर्ट लेने जाते हैं, फिर ब्लड की रिपोर्ट के बाद अध्ययन किया जाता है। हमने कहा पहले चरण में ऑटोमेटिक स्मार्ट लैब चमियाना, टांडा और आईजीएमसी में स्थापित की जाएगी, जिसके लिए हमने 75 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। उसमें सिर्फ एक ही बार ब्लड लिया जाएगा और पूरी एक्यूरेसी डिजिटाइजेशन के साथ आपके व्हाट्सएप पर पूरी योजना, पूरे जो आपके टेस्ट की रिपोर्ट है वो पूरी आ जाएगी। हमें उस टेक्नोलॉजी के साथ चलना है जिसके साथ आज पूरी दुनिया चल रही है। हम क्यों उसमें पीछे रहे? इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश की आत्मा गांव में निवास करती है। 80% हमारे परिवार के लोग गांव के परिवेश से आते हैं। हम खुद गांव के परिवेश से आते हैं। गांव के लोगों की आमदनी कैसे बढ़े, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने सोचना शुरू किया। और पहली बार हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां दूध के मूल्य पर 51 रुपए का स्पोर्ट प्राइस दिया जाता है। 51 रुपए का, यानी कि जो पशुपालक है उससे पहले अगर 2-3 साल पहले की आप बात देखिए, आपके दूध का मूल्य 28 और 30 रुपए हुआ करता था, क्योंकि मिल्क फैट 32 रुपए किलो के हिसाब से लिया करती थी। हमने 2 साल में उसको बढ़ाकर 51 रुपए कर दिया गया। उसके अलावा यह देखा गया जिसके घर में पशु होगा वो उसके घर में थोड़ी बहुत जगह भी होगी। उस जगह के आधार पर कि अगर वो मक्की पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, तो मक्की का हम मुझे स्पोर्ट प्राइस 40 रुपए किलो सरकार खरीदेगी, 60 रुपए के किलो गेहूं सरकार खरीदेगी। अगर कच्ची हल्दी उगाई है, हल्दी 9 महीने में होती है, तो 90 रुपए किलो सरकार खरीदेगी। और किसी ने जो उगाई है तो वो 60 रुपए किलो सरकार खरीदेगी। और इस प्रकार आज किसानों के हाथ में हम डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं। ये पैसा आज लोगों के हाथ में जा रहा है। इस क्षेत्र के में भी काफी संभावना पशुपालकों की है। हल्दी की बड़ी संभावना है। आप प्राकृतिक खेती का फॉर्म भरिए। हमारी सरकार जितनी भी हल्दी आप लोगों ने उगाई होगी, गेहूं उगाई होगी, मक्का उगाई होगी, जो गोबर से आधारित होगी, जिसमें यूरिया का प्रयोग नहीं होगा, आपसे 90 रुपए किलो कच्ची हल्दी खरीदेंगे, 60 रुपए किलो गेहूं खरीदेंगे और 40 रुपए किलो मक्की खरीदेंगे। इससे आपकी आय बढ़ेगी। ये शुरुआत है। पहले इन योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए सरकार में हमें भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अधिकारी बैठे हैं, अधिकारियों के बाद उन्हें समझाना पड़ता है। और हम गांव के परिवेश से, मैं खुद आता था, तो मुझे पता है कि गांव के लोगों के हाथ में जब वो मेहनत करते हैं, उस मेहनत का पैसा उन्हें मिल नहीं पाता। तो हमने आपके लिए योजना लेकर आई है और इस योजना का लाभ उठाइए। जैसे आज हमारी एप्पल की इकॉनमी है, जो सेब पैदा करते हैं 50-60 रुपए किलो पैदा होता है, उसको विकसित होने में तकरीबन 30 से 35-40 साल लगे। हमने तुरंत प्रभाव से ये कोशिश की है कि आपके पास 1 किलो अगर हल्दी खरीदेंगे, 90 रुपए आपकी जेब में सीधा, कच्ची हल्दी का प्रोसेसिंग करें, कच्ची हल्दी का 90 रुपए आपकी जेब में जाएगा। आप धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़िए। निश्चित रूप से 2 साल के भीतर आपकी आमदनी दुगनी होगी। ये हम आपको बताना चाहते हैं। चौथी बात, हमारी सरकार में हम भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमने सख्त कदम उठाए। शराब के ठेकों से, जो कि 4 साल से 10% के आधार से रिन्यू कर दिए जाते थे, हमने एक ही ऑक्शन में इस जनता का पैसा जो लुटा दिया जाता था, जब शराब के ठेकों की ऑक्शन हुई तो 450 करोड़ रुपए का हमें लाभ पहुंचा। उस 450 करोड़ रुपए के लाभ से आज हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने जा रहे हैं। मैं अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बयान सुनता हूँ, आप सोशल मीडिया में भी देखते हैं। सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे खिलाफ एक सेल बिठाया हुआ है और रोज मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहता है। हम उनकी टिप्पणियों से, सोशल मीडिया से घबराने वाले नहीं है। मैं उनकी आपको करतूत बताना चाहता हूँ।
बद्दी में 5000 बीघा जगह, बद्दी में हमको बोलते हैं 118 को हम कमजोर कर रहे हैं। बद्दी में 5 बड़े कस्टमाइज पैकेज, पिछली भारतीय 4 बड़े पे कस्टमाइज पैकेज पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5000 बीघा बिना रजिस्ट्री के 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे दी। यानी कि 5000 बीघा मात्र 14 करोड़ रुपए में कोई पैसा ना लेकर वो इंडस्ट्री के नाम पर दे दी 5000, जिसका कीमत तकरीबन 1000 करोड़ रुपए थी। ये भारतीय जनता पार्टी की पिछले सरकार की करतूत है। हमने कहा कि ये क्यों दी, और बिजली भी कहा कि इनको 3 रुपए यूनिट मिलेगी, जो सड़क बनानी होगी उसका खर्चा भी सरकार उठाएगी। हमने कहा पहले जब हमारे को जीएसटी नहीं आता था तो हमें बद्दी से 4000 करोड़ रुपया वैट और एक्साइज के रूप में आता था। जब जीएसटी लगा तो बद्दी से 4000 करोड़ से घटकर वो 150 करोड़ रह गया, क्योंकि जीएसटी लगने के बाद जो हमारा नुकसान हुआ उसके लिए केंद्र सरकार ने हमें हर साल 3200 करोड़ रुपए देने की बात की। हर साल 3200 करोड़ दिए उन्होंने, 5 साल तक दिए, जून 2022 तक। लेकिन जब हमने बोला कि ये सुविधा इन इंडस्ट्रीज को क्यों देनी है, क्योंकि हमें इंडस्ट्री लगाकर जो अभी लगा रहे हैं उससे हमको जीएसटी नहीं आना है, तो इस सुविधा को हमें वापस लेना चाहिए। पहले हमें जीएसटी इसलिए नहीं आना है कि हमारी जो जनसंख्या है वो 75 लाख है। जब जीएसटी कहां से मिलता है, जब कोई जीएसटी के माध्यम से कोई सामान खरीदेगा उसमें जीएसटी पे होगा। जीएसटी का फायदा किसे हुआ? बड़ी स्टेट उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र का। हम प्रोड्यूसर स्टेट है, हमें जीएसटी का कोई फायदा नहीं। तो आप उस उद्योग को लगा ही क्यों रहे हैं जिस उद्योग से आपको जीएसटी नहीं मिल रहा है? हमें वो उद्योग लगाना चाहिए जो डेयरी इंडस्ट्री के रूप में विकसित हो। हमें वो उद्योग लगाना चाहिए जहां गांव के किसान के हाथ में पैसा हो। इतना उद्योगपतियों को पैसा दे रहे हैं, मैंने कहा इस नीति को बदलो और गांव के किसानों के हाथ में पैसा दो, जिसके कारण ये योजनाएं प्राकृतिक खेती के आपके माध्यम से चलाई जा रही है। अभी समय कम है, मैं इतना ही कहते हुए कर्नल शांडिल साहब ने ममली को सब तहसील से तहसील बनाने की बात की है। मैं ममली को सब तहसील से तहसील बनाने की घोषणा करता हूं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। आपके ये तहसील जो है, आप अपनी रजिस्ट्री आने वाले समय में घर बैठ के करेंगे। आपने देखा पहले आपको इंतकाल होते थे, आपको पहले पटवारी के पास जाना पड़ता था, तहसीलदार के पास जाना पड़ता था। कभी पटवारी साहब नहीं मिलते थे, कभी तहसीलदार साहब नहीं मिलते थे, फिर अगले दिन फिर जाना पड़ता था। हमने राजस्व अदालतें लगाई। 1-2 लाख से ज्यादा इंतकाल जो कई सालों से पड़े हुए थे, उसको हमने 2 लाख इंतकालों को तुरंत उन परिवारों के नाम पर करवाया जिन परिवारों को बार बार चक्कर धक्के खाने पड़ते थे। और एक और कहना चाहता हूं, 1 साल के भीतर आपकी घर बैठ के जहां से वीडियो से आपकी हम रजिस्ट्री करवाएंगे, इंतकाल भी करवाएंगे, ताकि तहसील के चक्कर आपको बार बार काटने ना पड़े। अभी हमारी सरकार, बुजुर्ग बैठे, मैं इनको देख के कहना चाहता हूं, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए घर की एक योजना लेकर जा रही है कि प्रत्येक पंचायत में हम एक डॉक्टर की नियुक्ति करेंगे जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग है, रोगी मित्र उनके घर जाकर, डॉक्टर उनके घर जाकर उनका पूरा मेडिकल चेकअप करेंगे। इस योजना का भी हम जल्दी शुभारंभ करने जा रहे हैं। बुजुर्ग हमारी धरोहर है, हमारे आदर्श है। हमारी सरकार के पास जितने संसाधन हैं वो संसाधन आप लोगों के हैं, आप जनता के हैं। हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1600 करोड़ रुपया हमारा बंद कर दिया। हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी थी। आप जानते हैं कि पहले ही हमने कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम दी। हम चाहते तो राजनीतिक लाभ का फायदा उठाने के लिए 2027 में हमारे विधानसभा चुनाव थे, उस समय दे सकते थे। हमने उस समय उनको राजनीतिक लाभ के लिए फायदे उठाने के लिए हमने कहा
हम इस प्रकार की राजनीतिक मोल तोल नहीं करते। और इस दृष्टि से हमने उसको में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की हमारी एडिशनल बोरिंग बंद कर दी। ये सरकार जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की है, नारे बहुत अच्छे हैं इनके, नारे बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन जो शिक्षा के स्तर और हेल्थ के स्तर में गिरावट आई वो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण आई है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं, पिछली भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को 50,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिला। 16,000 करोड़ रुपया जीएसटी कंपनसेशन सेस का मिला उन्हें, 50,000 करोड़ रुपया उन्हें आरडीजी का मिला, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का, लेकिन उन्होंने प्रदेश के कर्जे को कम नहीं किया। आज हमें इस प्रदेश की जनता पर चढ़े हुए कर्जे को 75,000 करोड़ रुपए के कर्जे को हमें कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। ये इस प्रकार की नीतियों को लेकर जब आगे बढ़े तो आज प्रदेश का ये आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। हमारी सरकार संघर्ष कर रही है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। इस दिशा में हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार तेजी से हो रहा है। पिछले 3 साल से भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके जो लोगों की संपत्ति को लुटाने का धंधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमने चोर दरवाजों को बंद किया। और आज मैं कह सकता हूं कि 3 सालों में हमने 3200 करोड़ रुपया अतिरिक्त राजस्व जो जनता का भा दिया जाता था वो कमाया, जिससे हम मेडिकल क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने ममलिक में एक सब डिवीजन खोलने की बात कही है। मैं सब डिवीजन खोल पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन खोलने की बात कही है। मैं उस सब डिवीजन को भी खोलने की घोषणा करता हूं। और इसमें छात्र लगाने की बात की है। जहां से आप पढ़े हैं, आप हमारे भी आदर्श हैं। इसमें छत लगाने के लिए भी मैं 50 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूं। मैं प्यारी बच्चियों से माफी चाहूंगा, मैं आपका कार्यक्रम नहीं देख सका, लेकिन मैं आपने जो कार्यक्रम प्रस्तुत करना वो धनीराम शांडिल जी जाएंगे, क्योंकि मुझे दिल्ली में एक अपॉइंटमेंट है। मैं इन प्यारी बच्चों के जो उन्होंने डांस प्रस्तुत किया और इनके स्कूल को 1 लाख रुपया डांस के लिए भी देने की घोषणा करता हूँ, जो इन बच्चों को दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो आपने कहा है और टेक्निकल का, उसका मैं अध्ययन करूंगा। अध्ययन करने के बाद मैं आगे आपको उससे चर्चा करने के बाद कैसे आगे बढ़ना देखेंगे। और रमेश जी ने एक कंडा घाट का स्कूल का बात की राजीव गांधी के, तो अब नेक्स्ट सेशन में जब आप प्रोग्राम जब उधर जाएंगे तो उसकी घोषणा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी माफी चाहूंगा। अभी धनीराम शांडिल जी और ये आप लोग आपका यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखेंगे। धन्यवाद।